वेलकम टू नो इकोनॉमिक चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं इसका। एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में पढ़ा कि कैसे यहाँ इंडिया का जो है रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया जाता था बाहर, ठीक है। और क्या पढ़ चुके हैं बताइए बच्चों, नीचे कमेंट करिए क्या क्या आप पढ़ चुके हैं, एक की पॉइंट, ठीक है। और हम लोग पढ़ चुके हैं इंपोर्ट कैसे किया जाता था बाहर से फिनिश गुड यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे आज हम लोग फॉरेन ट्रेड में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो फॉरेन ट्रेड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। फॉरेन ट्रेड, इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एशियन टाइम। एशियन टाइम से ही इंडिया जो है एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, इम्पॉर्टेंट नेशन है जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, ठीक है। बट रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय colonial government adversely affect the structure, composition and volume of Indian foreign trade। तो इंडिया से जो फॉरेन ट्रेड होता था उसको किसने अफेक्ट किया था? जो ब्रिटिशर के द्वारा पॉलिसी निकाली गई थी, ठीक है। ब्रिटिशर के द्वारा पॉलिसी जो निकाली गई थी उसकी वजह से इंडिया के ट्रेड को घाटा हो रहा था, उस अफेक्ट कर रहा था स्ट्रक्चरली, कंपोजिशनली और वॉल्यूम में। जितने वॉल्यूम बाहर जाता तो वो क्या था? ट्रेड था, टैरिफ था। इन्होंने रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लगा दी थी कि कमोडिटी कितना प्रोड्यूस होगा, कितना ट्रेड होगा और कितना टैरिफ लिया जाएगा, ठीक है। तो पूरा कंट्रोल था ब्रिटिशर का इंडिया पे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंटली इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि इंडिया एक्सपोर्टर था, तो इंडिया एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल। तो इंडिया जो है इस समय क्या फॉरेन ट्रेड क्या करता था? एक्सपोर्टर बन गया था रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल क्या? प्राइमरी गुड्स एक्सपोर्ट करता था, ठीक है। क्या एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट क्या होता है बताइए, याद है आपको? एक्सपोर्ट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। एक्स आता है एक्सपोर्ट में। क्या होता है एक्सपोर्ट? मतलब इंडिया से बाहर भेजना। कहाँ से? इंडिया से बाहर भेजना, विदेश में कहीं भी, फॉरेन, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सपोर्ट। हम लोग क्या एक्सपोर्ट करते थे? रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, ठीक है, जूट एक्सेट्रा और बहुत सी चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, इंडिया से बाहर जाती थी फॉरेन में, ठीक। और हम लोग इंपोर्ट क्या करते थे? इंपोर्टर भी थे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में पढ़ते थे, हम लोग फिनिश गुड यहाँ ला के बेचा जाता था फिनिश गुड को, ठीक है। तो इंडिया इंपोर्टर भी थी। इंडिया क्या बाहर से जब विदेश से फॉरेन से सामान इंडिया आता है तो वो इंपोर्टर होता है, इंपोर्ट किया जाता है। जैसे इंपोर्ट क्या किया जाता है? फिनिश गुड यहाँ इंपोर्ट किया जाता था। जैसे कि गुड्स को हम लोग कमोडिटी भी कहते हैं इकोनॉमिक्स में, जैसे कि कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, वुलन क्लॉथ हो गया। और कैपिटल गुड्स जैसे क्या हो गया? लाइट हो गया, मशीनरी हो गया। प्रोड्यूस इन फैक्ट्री ऑफ ब्रिटेन, जो कि ब्रिटेन की फैक्ट्री में जो प्रोड्यूस होता था वो सारी चीज़ें फिनिश गुड वो इंपोर्ट होता था इंडिया में भेजा जाता था। कहाँ भेजा जाता था? ब्रिटेन से भेजा जाता था इंडिया में, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस ब्रिटेन मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो ये देखिए, ये एक आपको एक इमेज दिया गया है, ये साइन बताता है मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, मतलब जहाज़ के थ्रू ये सामान है, इस पे जो छोटे छोटे जो है सामान भेजा, बहुत बड़े कंटेनर होते हैं, ये इसमें छोटा दिख रहा है, तो इस शिप पे रख के बाहर भेजा जाता है या वहाँ से लाया जाता है, तो इसी को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बताया कि ब्रिटिश जो ब्रिटेन थे उनका पूरा कंट्रोल था इंडिया के, किसके? इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर, ठीक है। तो वो जो उनका पूरा मोनोपोली कंट्रोल, मतलब जैसे कि मान लीजिए आप समझ लीजिए, मैंने मुझे आपको मोनोपोली कंट्रोल बताना, जैसे मान लीजिए आप कि लाइट है, ठीक है, या फिर जैसे पानी है, तो पानी का मोनोपोली केवल गवर्नमेंट पास है
और कोई नहीं पानी भेजता है आपके घर में, सप्लाई जो केवल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो वो मोनोपोली कंट्रोल है, केवल किसी एक के पास कंट्रोल रहता है और कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। तो जो ब्रिटिशर थे उनके पास पूरा कंट्रोल था कि इंडिया में क्या सामान आना है, ठीक है, इंडिया में क्या सामान बाहर से आना है, और इंडिया से क्या सामान जो कोई भी कमोडिटी या गुड्स है क्या बाहर जाना है, ठीक है। तो ये सब पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर के हाथ में था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मज़ा आना चाहिए पढ़ने में, ऐसा नहीं कि हाँ बोर हो रहे हैं, नहीं बोर नहीं होना है, ठीक है। पढ़ते रहिए धीमे धीमे, बीच बीच में गैप कर रहिए, लेकिन एक कहानी की तरह जब आप पढ़ेंगे तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द थिंग एंड कीप इन योर माइंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट्स मेन, यही हमारा मेन गोल है, ठीक है, अचीव करना। आप मानते हैं पढ़ना आसान नहीं, लेकिन फिर भी चलिए पढ़ते हैं आगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। समझ रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात है ये, छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। वाइल द रेस्ट आर अलाउड अ फ्यू अदर कंट्रीज। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि मोर देन हाफ ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, आधे से ज़्यादा, मान लीजिए 100 ट्रेड होते हैं, ठीक है, इंडिया से, ठीक है। अब 100 का आधा कितना होता है, 50 से ज़्यादा मतलब 60 या 70 मान लीजिए, ठीक है, कोई एग्जैक्ट नहीं दिया अमाउंट। तो सोच लीजिए कम से कम 70, अगर इफ़ वी कंपेयर विद रिस्पेक्ट टू 100 कि पहले इतना सामान जाता था, अब जो है इतना पूरा मतलब रिस्ट्रिक्टेड था ब्रिटेन के द्वारा कि 70% जो है ब्रिटेन जो है भेजना चाहे तो भेजे या ना भेजे, उसकी मर्जी, ठीक है। और कम से कम 30% हम लोग के पास, एक रफली मान ले आइडिया, तो 30% जो हम लोग ट्रेड करते थे वो चाइना से करते थे, श्रीलंका से या ईरान, जैसे कि इसको पर्सिया पहले कहा जाता था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी बात है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो भी ट्रेड होता था, जैसे एशिया से इंडिया से जब भी भेजा, इंडिया से जब भी बाहर भेजा जाता था, कहाँ, ब्रिटेन में, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ शिप, ठीक है, शिप से भेजा जाता था। शिप से जब हम लोग पानी के रास्ते से भेजते थे तो बीच में एक स्विस कैनाल आता था, देखिए, इसीलिए मैंने आपको जो एक ग्राफ दे दिया जिससे आप इजीली समझ सके। तो पर ये लोग बहुत घूम के जाया करते थे, इधर से पहले नीचे से इधर से जो है, तब इधर बहुत घूम के जाते थे, तो बहुत लंबा रास्ता पड़ता था। तो इन्होंने बीच में फिर ये रास्ता ढूंढ लिया था स्विस कैनाल का, ठीक है। तो स्विस कैनाल ये देखिए यहाँ पे जो है स्विस कैनाल है, ठीक है। तो ईज़िली जो है वो बनाया गया था लोगों के द्वारा, ठीक है। बहुत कंट्रीज़ आई थी जो मिलके बनाई थी, ताकि हम लोग को आसानी हो, जल्दी हम लोग टाइम बच सके और एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने में। तो स्विस कैनाल इसीलिए बनाया गया था। तो दो ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल, ठीक है, स्विस कैनाल ओपन होने लगा। फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियन फॉरेन ट्रेड। तो इंटेंसिफाइड, ब्रिटिश का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था इंडियन फॉरेन ट्रेड में, जो भी इंडिया ट्रेड करते थे फॉरेन में, बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। समझ रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा था उस समय जब ब्रिटिश रूल कर रही थी इंडिया पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड थ्रू द कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। कॉलोनियल पीरियड के दौरान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इंडिया का क्या था फॉरेन ट्रेड में, वॉज जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस। तो बहुत ज़्यादा सरप्लस इंडिया जनरेट कर रही थी, ठीक है, बना रही थी। मतलब समझ रहे हैं आप, एक्सपोर्ट जो भेजा जाता है और सरप्लस मतलब ज़्यादा, पहले से ज़्यादा। जैसे मैं आपको ऐसे एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लीजिए 100 कमोडिटी है, ठीक है, 100 कमोडिटी पहले आप भेजते थे, तो इसको सरप्लस करना है तो इसमें कम से कम प्लस कर दीजिए 20 या 25, जितनी आपकी मर्जी हो। तो जब 100 से ज़्यादा, तो ये एक एक्सट्रीम हो गया है, बहुत ज़्यादा भेजा जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। और इसी बट दिस सरप्लस केम अ ह्यूज कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी। तो जो जब सस्ते दाम में बाहर भेजा जाएगा तो इंडिया को तो लॉस होगा ही होगा। तो इंडिया जो हम लोग की कंट्री थी उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, ह्यूज कॉस्ट, बहुत ज़्यादा पैसे का लॉस हो रहा था, ठीक है।
Several essential commodity, food, grain, clothes, kerosene, etc. were scarcely available in the domestic market. तो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में, हम लोग के डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ही कम मात्रा में जो है स्केरली अवेलेबल था। क्या? फूड, ग्रेन्स, क्लोथ्स एंड kerosene। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कपड़े ही नहीं हैं, खाना खाने को खाना नहीं है, तो हम लोग कितनी गरीबी से गुजर रहे होंगे उस समय। ठीक है, हम लोग के पास इसेंशियल कमोडिटी नहीं है, जो बेसिक कमोडिटी नीड होती है। तो उस समय आप समझ रहे हैं कितनी पॉवर्टी होगी इंडिया में जब वो लोग रूल कर रहे थे, और वो लोग पूरा इंडिया से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं रॉ मटेरियल, और भेजते भी नहीं थे कुछ। तो बहुत ज़्यादा हम लोग की वेल्थ को जो है बहुत ज़्यादा ड्रेन किया गया है। इस पे जो है दादा भाई नौरोजी ने काफ़ी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Further, these export surplus did not result in a flow of gold और सिल्वर इंडिया। तो जब हम लोग ज़्यादा भेजेंगे रॉ मटेरियल इंडिया से, ठीक है, हम लोग इंडिया से भेजते थे ब्रिटिशर, क्या भेजते थे? रॉ मटेरियल, ठीक है, वो भी सरप्लस में। तो जब हम लोग भाई भेज रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ से पैसा आना चाहिए था ब्रिटिशर से इंडिया में, जैसे गोल्ड और सिल्वर, लेकिन नहीं आता था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर यहाँ रूल कर रहे हैं इंडिया में, तो उनकी पॉलिसी रहती थी, वो अपने पॉलिसी के हिसाब से ट्रेड करते थे। तो वो बहुत ही लिमिटेड मनी भेजते थे इन फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट में। ठीक है, उनका पूरा था कॉपी किताब, जो भी उनकी जो लीगल थी सारी चीज़ें ब्रिटिशर ही देख रहे थे। तो उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन था। तो जितना भी फ्लो था गोल्ड और सिल्वर का, वो इंडिया से केवल ब्रिटिश जाता था, ब्रिटिश से इंडिया ना आता था कभी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग नो इकोनॉमिक्स। मुझको फॉलो करिए इंस्टाग्राम में, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अगर आपको पसंद आया, और अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करिए नीचे। ठीक है, ताकि मैं उसको आने वाले वीडियो में और इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। ओवर एंड आउट।